हेलो डीसी फैमिली, वेलकम टू न्यू एपिसोड ऑफ लॉ जीएनजी। तो एक बार फटाफट से देखते हैं कि अभी तक हम लोगों ने कितना रिवीजन कर लिया है यूनिट 2 एंड यूनिट 3 में। तो हम लोगों ने यूनिट 2 एंड 3 में कंसीडरेशन पूरा कंप्लीट किया। कंसीडरेशन के बाद में हम लोगों ने कैपेसिटी ऑफ पार्टीज यानी कि माइनर, अनसाउंड माइंड, डिसक्वालिफाइड बाय लॉ, इसको अच्छे से रिवाइज किया। फिर उसके बाद में फ्री कंसेंट में हम लोगों ने कोर्जन कंप्लीट किया। कोर्जन के साथ में हम लोगों ने अनड्यू इन्फ्लुएंस कंप्लीट किया। तो इतना पोर्शन हम लोग अच्छे से रिवाइज कर चुके हैं। और जैसा कि मैंने पहले ही जीएनजी लॉ क्लास में बोला था कि आपने साथ साथ में मॉड्यूल के जितने भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं वो आपको सॉल्व करने। और मैं ये मान करके चल रहा हूं, मैं ये एजम्पशन लेकर के चल रहा हूं कि आप साथ साथ में लॉ के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस ऑफ मॉड्यूल को सॉल्व भी कर रहे होंगे, राइट। दूसरा, जो भी क्वेश्चंस मैं आपको डिलीवर कर रहा हूं उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर रहे होंगे, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं वो सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर योर एग्जाम। तो चलिए फटाफट से आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट टर्न पे हम लोगों ने इफेक्ट ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस कंप्लीट किया था, साथ में ये वाला केस लॉ भी देखा था। नेक्स्ट आता है, देखिए, फ्रॉड। नेक्स्ट आता है फ्रॉड। यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग कर रहे हैं फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज। फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि अगर किसी की कंसेंट में कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, ये दोनों पढ़ा। अगर किसी की कंसेंट में नेक्स्ट आता है फ्रॉड है, यानी सामने वाले से जो हमने कंसेंट ली है वो फ्रॉड करके ली है, तो उसके पास में ऑप्शन है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल करा सकता है, राइट। वो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल करा सकता है। तो अब देखिए क्या बोलता है, फ्रॉड इंक्लूड्स एनी ऑफ द फॉलोइंग है। फ्रॉड होता क्या है? तो फ्रॉड का मतलब अगर किसी भी एक्ट में इन 5 में से कोई भी एक चीज है, यहां पर बेटा सब जगह और लगा हुआ है, ठीक है। अगर किसी ने भी कंसेंट ली है और ये 5 चीजों की वजह से लिए, ये 5 चीजें दिखा करके लिए हैं, तो फिर वहां पर माना जाएगा कि उसने फ्रॉड किया है। और अग्रीव्ड पार्टी के पास में ये ऑप्शन होगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल करा सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं, सजेशन एज टू अ फैक्ट विच इज नॉट ट्रू, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ झूठ बोलना। बिल्कुल, अगर कोई भी पर्सन किसी को झूठ बोल रहा है, कोई ऐसा सजेशन दे रहा है जो वाकई में सच नहीं है, और उसको ये बात पता है, उसको ये बात पता है कि जो वो सजेशन दे रहा है वो सही नहीं है, वो झूठ है, तो फिर इसका मतलब वहां पर फ्रॉड माना जाएगा। नहीं, झूठ बोल करके अगर किसी से कंसेंट ली है तो इसका मतलब वो फ्रॉड है। एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ अ फैक्ट, कोई फैक्ट आपको पता है और आप जानबूझ करके उसको छुपा रहे हो। कोई फैक्ट आपको पता है और आप जानबूझ करके उसको छुपा रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे पास में पोडियम है, ठीक है, उसमें बहुत सारे क्रैक्स लगे हुए हैं। अब मैंने क्या किया कि क्रैक्स को पॉलिश करके छिपा दिया, अब आपको क्रैक्स नहीं दिखाई दे रहे हैं। अब आप आए, मैंने आपसे बोला कि पोडियम बिल्कुल सही है, आपने देखा, आपने पूछा सही है, मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। अब सारे के सारे क्रैक्स तो मैं आपसे छुपा करके बैठा हूं, आपको दिखाई कैसे पड़ेगा? तो अगर जानबूझ करके किसी भी फैक्ट को कंसील किया गया यानी छुपाया गया तो उसको भी फ्रॉड माना जाएगा। तीसरा है प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट। मैं आपको प्रॉमिस कर तो रहा हूं, मैं आपको प्रॉमिस कर तो रहा हूं, लेकिन करते करते साथ में यह भी सोच रहा हूं चलो प्रॉमिस करने से क्या कोई फर्क नहीं पड़ता, कौन सा मुझे पूरा करना है। मेरी बात समझ में आई? कोई भी पर्सन प्रॉमिस तो कर रहा है लेकिन इस इंटेंशन के साथ में प्रॉमिस कर रहा है कि उसको इस प्रॉमिस को पूरा नहीं करना है, तो इसको भी क्या बोला जाएगा? इसको भी माना जाएगा फ्रॉड। और दूसरा, एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव, यानी ऐसा कोई भी काम जो धोखा देने में फिट बैठता हो, यानी उससे अगर पता चल रहा है कि भाई यहां पर धोखा इसने दिया है, डिसीव किया है, तो फिर वहां पर उसको भी फ्रॉड माना जाएगा। और ऐसा कोई भी एक्ट और ऐसी कोई भी ओमिशन जिसको लॉ ने स्पेशली डिक्लेयर किया है, जिसको लॉ ने स्पेशली डिक्लेयर किया है कि ये फ्रॉड है। जैसे फॉर एग्जांपल लॉ कहता है कि अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेकर के कोई भी ट्रांजैक्शन हो रहा है, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेकर के कोई भी ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो सामने वाला पूछे या ना पूछे बताना आपकी ड्यूटी है। अगर मान लीजिए कि मैं एक फ्लैट बेच रहा हूं और उस फ्लैट में कोई कमी है, सामने वाला मेरे से नहीं पूछ रहा है और मैं भी उसको नहीं बता रहा हूं, तो क्या इसको फ्रॉड माना जाएगा? यस, फ्रॉड माना जाएगा। यही चीज अगर मूवेबल प्रॉपर्टी में होती, तो मूवेबल प्रॉपर्टी में सेल ऑफ गुड्स एक्ट में याद है ना, डॉक्ट्रिन ऑफ कैवेट एम्पटर, लेट द बायर बिवेयर, बायर को हमेशा सावधान होना चाहिए। लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टी में ऐसा नहीं होता है, बायर पूछे या ना पूछे, सेलर की ड्यूटी होती है कि उसको बताना पड़ेगा, और अगर सेलर नहीं बताता है तो उसको फ्रॉड माना जाएगा। ये मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे बताया। तो ऐसे बहुत सारे एक्ट हैं, ऐसी बहुत सारी ओमिशन है जिसको लॉ ने स्पेशली डिक्लेयर किया है कि अगर कोई भी पर्सन ये करता है तो फिर उसको फ्रॉड माना जाएगा। तो ये सारे के सारे एक्ट अगर
इनमें से अगर कोई भी एक्ट किसी ने किया है तो फिर उसको फ्रॉड माना जाएगा, और जिसके साथ में फ्रॉड हुआ है उसके पास में राइट है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल करा सकता है। आगे देखते हैं। बाय whom एंड व्हेन फ्रॉड इज सेट टू बी एक्सरसाइज। अब देखिए फ्रॉड कौन करेगा और कब करेगा, यानी कब उसने ऐसा एक्ट किया होगा कि उसको फ्रॉड माना जाएगा। तो सबसे पहले फ्रॉड कैन बी कमिटेड बाय अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट विद हिज कनाइवेंस। कनाइवेंस का मतलब क्या होता है, यानी कि अगर साइलेंटली, कुछ कुछ केसेस में साइलेंस को भी फ्रॉड माना जाता है, यानी साइलेंटली अगर वो अपनी एक्सेप्टेंस दे रहा है, और बाय हिज एजेंट, तो ये सारे केसेस में फ्रॉड माना जाएगा। अनदर पार्टी देयर टू और हिज एजेंट टू इंड्यूस हिम टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। ये वाली लाइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर कोई भी पर्सन किसी सामने वाले पर्सन को या उसके एजेंट को खुद से या अपने एजेंट के थ्रू या साइलेंटली इंड्यूस कर रहा है, उसका पर्पस क्या है, इंड्यूस कर रहा है, किस चीज के लिए इंड्यूस कर रहा है, ताकि सामने वाली पार्टी मेरे साथ में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर ले। तो यानी एक्ट व्हेन डन विद इंटेंट टू डिसीव, यहां पर मेन इंटेंशन किस चीज की है, डिसीव करने की। और डिसीव क्यों करना है, ताकि सामने वाला मेरे साथ में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर ले और उसको नुकसान हो जाए। तो एक बार फटाफट से फ्रॉड की डेफिनेशन फिर से देख लेते हैं। तो फ्रॉड कौन कमिट कर सकता है, फ्रॉड पार्टी कमिट करेगी, एजेंट करेगी, या उसकी साइलेंस के थ्रू भी फ्रॉड हो सकता है। और वहां पर मेन इंटेंशन किस चीज की होनी चाहिए, डिसीव करने की होनी चाहिए। इंटेंशन किस चीज की होनी चाहिए, डिसीव करने की होनी चाहिए, धोखा देने की होनी चाहिए, चाहे वो पार्टी को करे, एजेंट को करे, और मेन उसको क्यों इंड्यूस कर रहा है, ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर ले। दिस इज कॉल्ड फ्रॉड। तो चलिए फ्रॉड की डेफिनेशन होगी, आगे देखते हैं। इफेक्ट ऑफ फ्रॉड। अब फ्रॉड के इफेक्ट क्या होते हैं बेटा, फ्रॉड के इफेक्ट वही होते हैं जो हम लोगों ने कोअर्जन के केस में पढ़े थे, अनड्यू इन्फ्लुएंस के केस में पढ़े थे। देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास में राइट है कि हम कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल करा सकते हैं। अब रेमेडीज कौन कौन सी अवेलेबल हैं, सबसे पहले तो राइट टू रिसाइन। रिसाइन का मतलब क्या होता है, कैंसिल करना, यानी कि हम कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करा सकते हैं। राइट टू परफॉर्मेंस, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हम परफॉर्मेंस की डिमांड कर सकते हैं। हम कोर्ट में जाकर के बोल सकते हैं कि इनको वैसे ही परफॉर्म करना पड़ेगा, इन्होंने झूठ बोला ना, तो इनको वैसे ही परफॉर्म करना पड़ेगा जैसे कि इन्होंने सच बोला हो। ठीक है, यानी झूठ को सच में कन्वर्ट करना हो, ये भी राइट होता है, ये भी एक रेमेडी होती है। और तीसरा राइट टू क्लेम डैमेजेस। डैमेजेस का मतलब कॉम्पनसेशन, कॉम्पनसेशन के लिए भी जा सकते हैं। तो फ्रॉड के केस में ये तीन रेमेडीज होती हैं और वहां पर कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल कराया जा सकता है। आगे देखते हैं। डज मेयर साइलेंस अमाउंट टू फ्रॉड, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, फ्रॉड का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्या साइलेंस को फ्रॉड माना जा सकता है। अगर कोई भी आदमी चुप है, क्या किसी की साइलेंस को फ्रॉड माना जा सकता है। तो देखिए मेन प्रोविजन क्या बोलता है, मेन प्रोविजन तो ये कहता है कि भाई साइलेंस को फ्रॉड नहीं माना जा सकता, साइलेंस को फ्रॉड नहीं माना जा सकता। अगर कोई भी पर्सन, देखिए, विच इज लाइकली टू अफेक्ट द विलिंगनेस ऑफ अ पर्सन टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट इज नो फ्रॉड। अब अगर मान लीजिए कि मैं चुप हूं, मैं साइलेंट हूं, और मेरी साइलेंस की वजह से, मेरी साइलेंस की वजह से कोई आदमी के ऊपर इस तरीके का इफेक्ट पड़ रहा है कि वो मेरे साथ में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा है। मेरे चुप रहने की वजह से अगर कोई भी पर्सन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा है, तो क्या मेरी गलती है, नहीं है ना, तो फिर इसको फ्रॉड नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो साइलेंस को फ्रॉड नहीं माना जाता है, लेकिन बट देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस। mere silence as to fact where it is a duty of a person to speak, जहां पर बोलना आपकी ड्यूटी होती है। और बोलना आपकी ड्यूटी कब होती है, जहां पर फिड्यूशरी रिलेशनशिप होता है। फिड्यूशरी रिलेशनशिप का मतलब ट्रस्टवर्दी रिलेशनशिप, तो जहां पर दो लोग एक दूसरे के ऊपर आंखें बंद करके भरोसा कर रहे हैं, तो वहां पर बोलना आपकी ड्यूटी होती है। और वहां पर अगर कोई साइलेंट है या कोई चुप है, तो फिर वहां पर उसको फ्रॉड माना जाएगा। नेक्स्ट इज जहां पर चुप रहना बोलने के बराबर है, व्हेन साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच, जहां पर चुप रहना बोलने के बराबर है। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे अगर मान लीजिए मैं आपको ये पेन बेच रहा हूं, ठीक, ये पेन खराब है, आपने मेरे से पूछा कि सर ये पेन ठीक है। अब मैंने तो लॉ पढ़ी हुई है, मुझे पता है कि अगर मैंने उसको झूठ बोला कि ये पेन ठीक है, तो ये फ्रॉड हो जाएगा। तो मैं चुपचाप हूं, इधर उधर देख रहा हूं, आपकी बात को अवॉइड कर रहा हूं। आपने फिर से पूछा कि सर ये पेन ठीक है, मैंने फिर से आपकी बात को इग्नोर कर दिया। अब आपने पूछा कि सर अगर आपने कोई भी रिप्लाई नहीं किया, तो मैं ये मान करके चलूंगा या चलूंगी कि ये पेन सही है। तो अब मेरे चुप रहने से आपको क्या लगेगा, मेरे चुप रहने से आपको लगेगा कि ये पेन सही है, यानी मेरा चुप रहना झूठ बोलने के बराबर हुआ। क्यों, क्योंकि अगर मैं चुप हूं तो आप मानोगे पेन सही है और ये पेन तो खराब है, तो मेरा चुप रहना झूठ बोलने के बराबर है ना। तो वही चीज यहां पर बोल रहा है कि अगर साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच, देन साइलेंस अमाउंट टू
फ्रॉड, तो यहां पर साइलेंस को फ्रॉड माना जाएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको हमेशा अपने आंसर की शुरुआत बेटा कहां से करनी है, प्रोविजन के साथ में करनी है। और जनरल रूल क्या बोलता है कि साइलेंस फ्रॉड नहीं होता है, लेकिन बाद में आपको एक्सेप्शन भी बताना है कि ये दो ऐसे केसेस होते हैं जहां पर साइलेंस को फ्रॉड माना जा सकता है। आगे देखते हैं। देखिए, अब देखिए इससे रिलेटेड केस लॉ है कुछ। देखिए, वर्ड वर्सेस हॉब्स का केस है। H sold to W some pigs which were to his knowledge suffering from fever। अब H W को अपने कुछ पिग्स बेच रहा था, ठीक है, और पिग्स को फीवर था। द पिग्स वर सोल्ड विद ऑल फॉल्ट्स। अब पिग्स को सारे के सारे फॉल्ट्स यानी बीमारी के साथ में बेच दिया गया और उसको पता होने के बावजूद उसने डिस्क्लोज नहीं किया W को, तो क्या इसको फ्रॉड माना जाएगा? नहीं माना जाएगा बेटा। कहीं पर किसी लॉ में आपने पढ़ा है क्या कि कोई आदमी अपने खराब सामान को बेच नहीं सकता? बिल्कुल बेच सकता। अगर आपके घर में कोई सामान खराब हो जाता है तो आप कोशिश नहीं करते हो कि यार कोई खरीद ले। आपके फोन में कोई कमी आ गई तो आप कोशिश नहीं करोगे यार कोई बेवकूफ फंस जाए और ये मेरा मोबाइल ले जाए या ये मेरा सामान खरीद ले, है ना। हर आदमी अपने खराब सामान को बेच तो सकता ही है, और भाई जो भी सामान को बेच रहा होगा वो खुद से कमी थोड़ी ना बताएगा कि यार मेरे सामान में ये कमी है ना, बिल्कुल नहीं। अगर आपके गुड्स में कोई भी डिफेक्ट है और अगर आप सामने वाले को नहीं बता रहे हो तो ये कोई भी फ्रॉड नहीं माना जाएगा। तो वैसे ही यहां पर अगर वो अपने पिग्स को बेच रहा है, पिग्स को फीवर है और उसको पता होने के बावजूद उसने नहीं बताया, तो फिर इसको फ्रॉड नहीं माना जाएगा। देखिए, हेल्ड देयर वाज नो फ्रॉड। पिग वर्सेस गर्नी का, द प्रोस्पेक्टस इशूड बाय अ कंपनी डिड नॉट रेफर टू द एग्जिस्टेंस ऑफ डॉक्यूमेंट disclosing liabilities. The impression thereby created was that the company was a prosperous one, which actually was not in the case। तो देखो, प्रोस्पेक्टस क्या होता है? जब कोई भी कंपनी आईपीओ या एफपीओ लेकर के आती है तो वो पब्लिक के बीच में एक डॉक्यूमेंट इशू करती है, उसको बोला जाता है प्रोस्पेक्टस। ठीक, प्रोस्पेक्टस में एक गोल्डन रूल है। जब आप सी इंटर में आ जाओगे ना तो पढ़ोगे, प्रोस्पेक्टस में एक गोल्डन रूल है कि प्रोस्पेक्टस में सब कुछ सच सच होना चाहिए। प्रोस्पेक्टस की गाइडलाइंस ही है कि प्रोस्पेक्टस में सब कुछ सच सच होना चाहिए। इवन अगर कोई बात ऐसी है जिसके लिए सेबी ने कोई भी गाइडलाइंस नहीं बनाई है कि भाई ये बात बतानी है कि नहीं बतानी है, लेकिन अगर कंपनी को ऐसा लगता है कि ये बात इन्वेस्टर के लिए जाननी जरूरी है, ये बात शेयर होल्डर के लिए जाननी जरूरी है, तो कंपनी उस बात को प्रोस्पेक्टस में लिखेगी ही लिखेगी। तो वहां पर अगर कंपनी चुप हो जाती है, कुछ नहीं बोलती है, तो फिर उसको फ्रॉड माना जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि क्या साइलेंस को फ्रॉड माना जा सकता है। तो मैंने आपसे क्या बताया? जहां पर फिड्यूशरी रिलेशनशिप होता है, ट्रस्टवर्दी रिलेशनशिप होता है, तो जब कोई भी इन्वेस्टर प्रोस्पेक्टस को लेता है, प्रोस्पेक्टस को पढ़ता है, तो ये मान करके चलता है कि प्रोस्पेक्टस में जो कुछ भी लिखा हुआ है सब कुछ सही सही लिखा हुआ है, कंपनी ने हर एक फैक्ट को डिस्क्लोज किया है। और अभी भी अगर कंपनी ने वहां पर डिस्क्लोज नहीं किया है, दिस अमाउंट्स टू फ्रॉड। तो देखिए, हेल्ड द सप्रेशन ऑफ ट्रुथ अमाउंटेड टू फ्रॉड। प्रोस्पेक्टस में हमेशा ये इंप्लाइड कंडीशन है कि प्रोस्पेक्टस में हमेशा सब कुछ सच सच होना चाहिए। देखिए, रेजियर वर्सेस कैम्बल का, अ ब्रोकर वॉज आस्क्ड टू बाय शेयर्स फॉर क्लाइंट। अब देखिए, एक ब्रोकर को बोला गया कि भाई क्लाइंट के लिए शेयर्स खरीदने, ही सोल्ड हिज ओन शेयर्स। अब उसने अपने खुद के शेयर्स बेच दिए। यहां बेटा विदाउट होगा, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। विदाउट डिस्क्लोजिंग द फैक्ट, उसने इस फैक्ट को बताया नहीं, ठीक है। उसके बायर ने बोला, उसके क्लाइंट ने बोला कि भाई मेरे लिए कुछ शेयर्स खरीद लो। उसने कहा ठीक। अब उसने बायर के लिए बाहर से शेयर्स ना खरीद करके अपने ही शेयर्स बायर को बेच दिए और इस बात को उसने बताया भी नहीं। तो यहां पर बेटा फ्रॉड होगा। क्यों? क्योंकि क्लाइंट हमेशा अपने ब्रोकर के ऊपर ट्रस्ट करेगा, हमेशा ब्रोकर के ऊपर भरोसा करेगा। देखिए, held that the client was entitled to avoid the contract। तो क्लाइंट के पास में पूरा राइट है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड करा सकता है और affirm it with a right to claim secret profit made by broker on the transaction, since the relationship between the broker and the client was relation of utmost good faith। बिल्कुल यहां पर ट्रस्टवर्दी रिलेशनशिप क्रिएट हो रही है। तो इस वजह से अगर ब्रोकर ने कुछ भी सीक्रेट प्रॉफिट कमाया है तो क्लाइंट के पास में पूरा राइट है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल भी करा सकता है और साथ में अगर उसने कोई भी सीक्रेट प्रॉफिट अर्न किया है तो सीक्रेट प्रॉफिट को भी उससे रिकवर कर सकता है। तो ये 3 केस लॉ हम लोगों ने फ्रॉड वाले किए। आगे देखते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट आता है मिसरिप्रेजेंटेशन। जैसा फ्रॉड था
वैसे ही मिसरिप्रेजेंटेशन है। मैं हमेशा फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन को एक साथ कराता हूँ। पिछली बार जो यूट्यूब में मैंने क्लास डाली थी उसमें भी दोनों टॉपिक मैंने एक साथ ही करवाए थे। देखिए, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन में बहुत हल्का सा फर्क होता है। किस चीज का फर्क होता है? इंटेंट टू डिसीव का। इंटेंट टू डिसीव। अगर कोई भी पर्सन फ्रॉड कमिट कर रहा है तो इसका मतलब इंटेंशनली कर रहा है, सोच समझ करके कर रहा है, जानबूझ करके कर रहा है। मिसरिप्रेजेंटेशन क्या होता है? मिसरिप्रेजेंटेशन में भी झूठ होता है, लेकिन यहां पर ये आदमी झूठ बोल रहा है, लेकिन उसको खुद को नहीं पता है कि वो झूठ बोल रहा है। वो झूठ तो बोल रहा है, गलत बात बोल रहा है, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि वो सच है, लेकिन रियलिटी क्या है? वो झूठ है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो देखिए एक बार मिसरिप्रेजेंटेशन, व्हेन अ पर्सन पॉजिटिवली स्टेट्स दैट अ फैक्ट इज ट्रू। कोई भी पर्सन पॉजिटिवली कह रहा है कि ये बात सही है, ये फैक्ट सही है, व्हेन हिज इंफॉर्मेशन डज नॉट वारंट टू बी ट्रू। यानी कोई भी आदमी ये बात बोल तो रहा है कि सही है, क्यों? क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि वो सच बोल रहा है, लेकिन रियलिटी क्या है? रियलिटी वो झूठ है। तो बेटा केवल इंटेंशन का फर्क होता है। झूठ यहां पर भी है, झूठ वहां पर भी है। वहां पर आदमी जानबूझ करके झूठ बोल रहा था, यहां पर यानी कि मिसरिप्रेजेंटेशन में आदमी झूठ बोला लेकिन इंटेंशनली झूठ नहीं बोल रहा है। ठीक है, when there is a breach of duty by a person without intention to deceive। अब देखिए मैंने आपको बताया वहां पर क्या था? intention to deceive, यहां पर क्या है? without intention to deceive, which brings an advantage to him and loss to the other। when a party causes the other party to an agreement with make a mistake as to the subject matter। आगे देखते हैं कंसिक्वेंसेस ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन। सेम वही चीज, कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइडेबल करा सकते हैं। रेमेडीज कौन कौन सी है? कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करा सकते हैं, और राइट टू इंसिस्ट अपॉन परफॉर्मेंस, और परफॉर्मेंस के लिए भी जा सकते हैं, जो हम लोगों ने फ्रॉड के केस में पढ़ा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट आता है मिस्टेक। मिस्टेक को देखिए, मिस्टेक को मैंने पहले भी आपको एक सिंगल चार्ट में बताया था, अभी भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, मिस्टेक को आप दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, एक तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ। मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड मिस्टेक ऑफ लॉ। मिस्टेक ऑफ फैक्ट को दो पार्ट में डिवाइड करिए, यूनिलैटरल मिस्टेक एंड बाइलैटरल मिस्टेक। आपको बस मेन क्या है? मेन इफेक्ट आपको याद रखने हैं। मिस्टेक ऑफ लॉ को आप दो पार्ट में याद रख लीजिए, एक इंडियन लॉ और एक फॉरेन लॉ। अब देखो, मिस्टेक, मिस्टेक का मतलब क्या होता है? मिस्टेक का मतलब होता है गलती। मिस्टेक का मतलब क्या हो गया? मिस्टेक का मतलब गलती। अब गलती आदमी से कैसे होगी? फैक्ट्स को समझने में गलती हो सकती है, या कानून को समझने में गलती हो सकती है। ठीक, अब फैक्ट को समझने में अगर गलती हो रही है तो उसके भी दो क्लॉज हैं, या तो एक ही पार्टी को गलती हो रही होगी, या तो एक ही पार्टी को गलती हो रही होगी, या दोनों पार्टीज को गलती हो रही होगी। अगर एक पार्टी को गलती हो रही है तो उसकी गलती की सजा दूसरे वाला क्यों भुगतेगा? अगर गलती एक पार्टी से हो रही है तो दूसरे वाला उसकी सजा क्यों भुगतेगा? तो इसका मतलब क्या हुआ? यूनिलैटरल मिस्टेक में कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है बेटा? वैलिड। यानी अगर एक पार्टी की तरफ से गलती है तो वहां पर कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। बाइलैटरल मिस्टेक, दोनों पार्टीज की तरफ से गलती है तो यहां पर क्या होगा? वॉइड एबिनिशियो, यानी कि वॉइड एग्रीमेंट। भाई दोनों तरफ से गलती है ना, दोनों तरफ से गलती है, तो फिर वहां पर क्या होगा? वहां पर फिर म्यूचुअल कंसेंट है ही नहीं, वहां पर म्यूचुअल कंसेंट है ही नहीं, वहां पर क्या बोला जाएगा? उसको वॉइड एग्रीमेंट बोला जाएगा। मिस्टेक ऑफ लॉ, अब अगर इंडियन लॉ में अगर कोई भी गलती है, इंडियन लॉ को समझने में कोई भी गलती हो गई, अब हम कोर्ट में जाकर के बोल रहे हैं कि सर हमें इंडियन लॉ के बारे में पता नहीं था कि इंडिया में लॉ ऐसा भी और ये बात ये बोलता है, इस वजह से मैंने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर लिया। मुझे पता होता कि इंडिया में ऐसा भी कानून है जिसमें ये प्रोविजन दिए हुए हैं, मैं कभी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता ही ना। तो कोर्ट यहां पर एजम्पशन लेकर के चलता है। क्या एजम्पशन लेकर के चलता है? कोर्ट यहां पर एजम्पशन लेकर के चलता है कि भाई अगर आप इंडियन सिटीजन हो, अगर आप इंडिया में रहते हो, तो आपको इंडियन लॉ के बारे में तो पता ही होगा। आप इस बात को एक्सक्यूज नहीं बना सकते
कि आपको लॉ के बारे में पता नहीं है। इंडियन लॉ के बारे में तो सबको पता होता है, ये एजम्पशन ली जाती है। अब देखिए आपका कानून पढ़ना कितना जरूरी है। इंडिया में कितने लोग हैं जिन्होंने ये कानून पढ़ा होगा? एडवोकेट्स होंगे, आप होगे, यानी कि सीए, सीएस, सीए में, थोड़ा बहुत बीकॉम वगैरह में होता है, लेकिन इतना डेप्थ में कौन पढ़ता है? कोई नहीं पढ़ता। आप सोचो कि इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट, इतने इंपॉर्टेंट एक्ट्स, और लॉ ये एजम्पशन लेकर के चलता है कि इंडियन सिटीजन को लॉ के बारे में पता है, लेकिन लोग पढ़ते ही नहीं है। लोगों को पता ही नहीं होता, तो अपनी इंपॉर्टेंस को आपको समझना है, ठीक है? तो कोर्ट ये एजम्पशन लेकर के चलेगा कि भाई आप झूठ बोल रहे हो। इस बात का आप बहाना नहीं बना सकते कि आपको इंडियन लॉ के बारे में पता नहीं था, तो वहां पर कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? वैलिड होगा। वहां पर कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। अब अगर मान लीजिए कि आपको फॉरेन लॉ के बारे में नहीं पता है, आप कोर्ट में जाकर कह रहे हो कि सर मुझे पता नहीं था कि फॉरेन में ऐसा लॉ है, अदरवाइज मैं कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं करता, तो वहां पर कोर्ट आपकी बात मान लेगी और वहां पर आप कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल करा सकते हो, उसके बाद में उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करा सकते हो। मेरी बात सबको समझ में आई? तो ये होता है मिस्टेक। अब मिस्टेक ऑफ फैक्ट कितने तरह से हो सकती है? क्वांटिटी, क्वालिटी, प्राइस, ये सारी चीजों को लेकर के मिस्टेक हो सकती है। मेरी बात समझ में? मिस्टेक में बस केवल इतना ही है, मिस्टेक में आपको मेन उसके इफेक्ट्स याद रखने पड़ेंगे। इस हल्का सा है, एक इसका एक्सेप्शन है यूनिलैटरल मिस्टेक का, वो भी मैं आपको बता देता हूं। हालांकि मॉड्यूल में बहुत ज्यादा उसको इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं। यूनिलैटरल मिस्टेक में कॉन्ट्रैक्ट वैसे तो वैलिड होता है, ठीक है, लेकिन अगर किसी पर्सन की आइडेंटिटी को लेकर के कोई मिस्टेक हुई है, किसी पर्सन की आइडेंटिटी को लेकर के अगर कोई भी मिस्टेक हुई है, तो फिर वहां पर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा। क्यों? क्योंकि लॉ ये कहता है कि मान लीजिए कि मैं मिस्टर एक्स के साथ में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना चाहता था और गलती से वाई के साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, उसको एक्स समझ करके करना चाहता था एक्स के साथ में, और मैंने सोचा कि वाई का नाम ही एक्स है और वाई के साथ में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर लिया। तो लॉ ये कहता है कि अगर आइडेंटिटी को लेकर के अगर कोई भी मिस्टेक हुई है, यूनिलैटरल मिस्टेक हुई है, तो वहां पर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा। अदरवाइज यूनिलैटरल मिस्टेक के केस में कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है। तो बेटा मिस्टेक के केस में यही पूरा था। तो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। आगे देखते हैं। तो देखिए, मिस्टेक ऑफ लॉ, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ, मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ, बाइलेटरल मिस्टेक एंड यूनिलैटरल मिस्टेक। ठीक है। एज टू सब्जेक्ट मैटर, अब कितने तरीके से मिस्टेक हो सकती है बाइलेटरल मिस्टेक? एग्जिस्टेंस को लेकर के, क्वांटिटी को लेकर के, क्वालिटी को लेकर के, प्राइस को लेकर के, आइडेंटिटी को लेकर के, टाइटल को लेकर के, यानी कि दोनों लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। बाइलेटरल मिस्टेक का मतलब क्या हुआ? दोनों पार्टीज गलतियां कर रही हैं। किन किन चीजों को लेकर के गलतियां हो सकती हैं? इन सारी चीजों को लेकर के गलतियां हो सकती हैं, और इसका इफेक्ट यही होगा कि वो वॉइड एब होगा। आगे देखते हैं यूनिलैटरल मिस्टेक, तो जहां पर केवल एक पार्टी की तरफ से गलती हो रही है। अ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल merely because it was caused by one of the parties to it being under a mistake as to matter of fact। मैंने बताया ना, एक पार्टी की सजा एक पार्टी की गलती की सजा दूसरी पार्टी क्यों भुगतेगी? तो यूनिलैटरल मिस्टेक में वॉइडेबल नहीं होता है। एक्सेप्शन, देखिए यहां पर एक्सेप्शन दिया हुआ है। द एग्रीमेंट इज वॉइड वेयर यूनिलैटरल मिस्टेक रिलेट्स टू द आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन कॉन्ट्रैक्टेड विद और नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, अगर कॉन्ट्रैक्ट के नेचर को समझने में गलती हुई है, तो ये इसका एक्सेप्शन है। लेकिन नॉर्मल प्रोविजन क्या बोलता है? नॉर्मल प्रोविजन बोलता है कि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। आगे देखते हैं इफेक्ट ऑफ मिस्टेक। अब मिस्टेक के इफेक्ट क्या होते हैं? सेम वही है जो मैंने आपको बताया। इन बाइलेटरल मिस्टेक द एग्रीमेंट इज वॉइड, ठीक है। यूनिलैटरल मिस्टेक के केस में आइडेंटिटी ऑफ पर्सन को लेकर के वॉइड होगा, एज टू नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के वॉइड होगा, सब्जेक्ट मैटर को लेकर के वॉइड नहीं होगा, वैलिड होगा। क्लियर सबको? सेम वही है बेटा जो भी मैंने आपको बताया। तो इसके इफेक्ट आप मेन याद रखिएगा। अब देखिए रेमेडीज, अब रेमेडीज क्या है? देखिए, obligation of aggrieved party, he must restore any benefit received by him under the contract to the party from whom the benefit had been received। सेक्शन 64 कल वाली क्लास में मैंने बताया था, सेक्शन 64 सेक्शन 65 सेपरेटली बताया था बेटा। किस चीज का होता है?
बताओ दो फटाफट से, लिखने से पहले। नहीं बताया। रेस्टिट्यूशन बेनिफिट, रेस्टिट्यूशन का मतलब गेटिंग बैक। Obligation of other party, the person to whom money has been paid or anything delivered by mistake must repay or return it. Section 72. Section 72 क्या बोलता है कि अगर किसी ने भी किसी भी तरीके का कोई भी पैसा या किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉपर्टी किसी को गलती से डिलीवर हुई है तो ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसको रीपे करे। ये हम लोगों ने कहां पढ़ा? ये हम लोगों ने क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा था। आगे देखते हैं डिफरेंस। तो डिफरेंस देखिए, कोअर्जन और अनड्यू इन्फ्लुएंस, इसमें तो मैंने आपको कल बताया ही था, कल वाली क्लास में। आगे देख लेते हैं एक बार और किसके किसके बीच में दिया हुआ है। नेक्स्ट दिया हुआ है आपका फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन। चलिए इसमें भी देख लेते हैं इसका क्या है। तो सबसे पहला डिफरेंस तो वही है जो मैंने आपको बताया, इंटेंशन का। इसमें इंटेंशन नहीं होती है और इसमें इंटेंशन होती है। नॉलेज ऑफ ट्रूथ, अब इसमें फ्रॉड जो भी आदमी कर रहा है उसको सब कुछ सच सच पता है, जबकि मिस रिप्रेजेंटेशन में बिल्कुल सामने वाले को नहीं पता है। देखिए, द पर्सन मेकिंग द सजेशन बिलीव्स दैट द स्टेटमेंट इज अनट्रू, यानी यहां पर उसको पता है कि वो जो बोल रहा है वो अनट्रू है। द पर्सन मेकिंग द स्टेटमेंट बिलीव्स इट टू बी ट्रू ऑल्दो इट इज नॉट ट्रू। रिसेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड क्लेम फॉर डैमेजेस। फ्रॉड में बेटा कॉम्पनसेशन भी ले सकते हैं, फ्रॉड में कॉम्पनसेशन ले सकते हैं, लेकिन मिस रिप्रेजेंटेशन में उसकी कोई गलती नहीं, उससे तो गलती से गलती हुई है ना, गलती से झूठ बोल दिया तो उससे कोई कॉम्पनसेशन नहीं लिया जाएगा। तो यहां पर क्लेम डैमेजेस एंड कैन नॉट क्लेम डैमेजेस। मीन्स टू डिस्कवर द ट्रूथ, द पार्टी यूजिंग द फ्रॉडलेंट एक्ट कैन नॉट सिक्योर और प्रोटेक्ट हिमसेल्फ बाय सेइंग दैट द इंजर्ड पार्टी हैड मीन्स टू डिस्कवर द ट्रूथ, यानी कि लेट द बायर बिवेयर। अगर कोई भी पर्सन फ्रॉड कर रहा है तो फिर ये बात नहीं बोल सकता कि भाई तुम्हें खुद से भी तो पता करना चाहिए था, तुम्हें खुद से भी पता करना चाहिए था। ये बात फ्रॉड में नहीं बोली जा सकती है, लेकिन मिस रिप्रेजेंटेशन में ये प्लीड किया जा सकता है कि भाई अगर तुम्हें नुकसान हुआ है तो मैंने जानबूझ करके तो तुमसे झूठ बोला नहीं, तुम्हें खुद भी तो पता करना चाहिए था ना, तुम्हें खुद भी तो अवेयर होना चाहिए था। तो यहां पर मिस रिप्रेजेंटेशन के केस में ये बात बोली जा सकती है। एक मिनट बस रुकिएगा, मैं पानी पी लूं, बहुत देर से प्यास लग रही है। थैंक यू। आगे देखते हैं। हाँ, लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसीडरेशन। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका नेक्स्ट एसेंशियल एलिमेंट एक हम लोगों ने पढ़ा था कि केवल कंसीडरेशन का होना जरूरी नहीं है या कंसीडरेशन का होना इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑब्जेक्ट का केवल होना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका लॉफुल होना भी इंपॉर्टेंट है, उसका लीगल होना भी जरूरी। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका कि भाई जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट है या जो भी कंसीडरेशन है वो लीगल होना चाहिए बेटा, यानी कि लॉफुल होना चाहिए। अब देखो इस वाले टॉपिक में ना आपको केवल दो चीजें समझनी है, केवल और केवल दो चीजें। कौन कौन सी चीजें? सबसे पहले, ऐसे कौन कौन से एग्रीमेंट हैं जिसको अनलॉफुल माना जाएगा, जिसको अनलॉफुल माना जाएगा, ठीक। अब इसमें एक आता है इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। और ऐसे कौन कौन से एग्रीमेंट हैं जिसको पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में माना जाएगा। ये दोनों अलग अलग, स्टूडेंट इसी में ही कंफ्यूज होते हैं, इसी में ही गलती करते हैं। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसे कौन कौन से एग्रीमेंट हैं जो अनलॉफुल हैं, तो बेटा आपको ये लिखने हैं 5। और अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसे कौन कौन से एग्रीमेंट हैं जो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में, तो ये है 12। मेरी बात समझ में आ रही है? तो अगर पब्लिक पॉलिसी वाले पूछे जाएंगे तो आपको पब्लिक पॉलिसी वाले ही बताने हैं। हालांकि पब्लिक पॉलिसी वाले ऐसे डायरेक्टली नहीं पूछे जाते क्योंकि बड़े बड़े टॉपिक हैं, ज्यादा है और ये डिटेल में भी है थोड़ा सा, ठीक है। मैं हालांकि एक बार फटाफट से सारे पॉइंट्स आपको रिकॉल करवाऊंगा, आप परेशान मत होना, ठीक है। लेकिन ये वाले जो एग्रीमेंट है ये सब अनलॉफुल हैं। तो देखिए, कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट इज अनलॉफुल इफ फॉरबिडन बाय लॉ, अगर उसको लॉ में
मना किया गया है, तो वहां पर क्या होगा, एग्रीमेंट वॉइड होगा। डिफीट्स द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ, लॉ का वायलेशन नहीं हो रहा है, लॉ के एक प्रोविजन का वायलेशन हो रहा है, तो भी उस सिचुएशन में उस एग्रीमेंट को बोला जाएगा वॉइड। फ्रॉडलेंट है तब तो वॉइड माना ही जाएगा। और अगर किसी भी पर्सन को या उसकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहा है, इंजरी और एम्प्लाइज इंजरी टू अ पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर, तो वहां पर भी उसको अनलॉफुल माना जाएगा, वो भी वॉइड होगा। और ये तो बताई मैंने कि अगर कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है, पब्लिक के लिए हार्मफुल है, तो वो एग्रीमेंट भी अनलॉफुल होगा, यानी कि वॉइड होगा। तो ये इसके इफेक्ट होते हैं। तो 5 एग्रीमेंट हैं जिनको अनलॉफुल माना गया है। अब देखते हैं ऐसे कौन कौन से एग्रीमेंट हैं जो अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी। ठीक है, रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सॉरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको एक बार मॉड्यूल से जरूर देखना, ठीक है, जरूर देखना, पूरा पढ़ना, ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में डालना, मैं स्पेशली एक छोटा सा वीडियो इस पे बना दूंगा, लेकिन अभी एक इसकी समरी बता देता हूं, ठीक है। इंडिया में बिजनेस करने की फ्रीडम हमको देता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक, अगर ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जो किसी को कोई भी ट्रेड प्रोफेशन को ऑप्ट करने से रोकता है, तो ऐसा एग्रीमेंट पूरी तरीके से पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में माना जाएगा। जब ये आजादी हमको संविधान की तरफ से मिली है, कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से मिली है, तो कोई एग्रीमेंट हमको कैसे रोक सकता है। तो ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जो किसी को कोई भी ट्रेड, ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन को ऑप्ट करने से रोकता है, तो वो एग्रीमेंट पूरी तरीके से पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में होगा और पूरी तरीके से वॉइड होगा। इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, कि भाई कोई पार्टनर फर्म को ज्वाइन कर रहा है, तो उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है कि भाई जब तक तुम फर्म में पार्टनर हो तो फर्म के साथ कॉम्पीट नहीं करोगे, फर्म के कॉम्पिटिशन में सेम बिजनेस नहीं करोगे। ठीक, अगर कोई पार्टनरशिप फर्म की गुडविल को बेचा जा रहा है, तो जो बायर ऑफ गुडविल है वो सेलर ऑफ गुडविल के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है। तो ये कुछ इसके एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन आप जरूर देख लेना। एक्सेप्शन देख लोगे तो इससे आपका पार्टनरशिप एक्ट भी रिवाइज होगा और साथ में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी रिवाइज होगा। ठीक है, हालांकि बेसिक जो चीजें थी वो मैंने आपको बता दी। रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज, अगर कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो किसी को मैरिज करने से रोकता है, ठीक है, तो ऐसा एग्रीमेंट भी पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में माना जाएगा। ट्रेडिंग विद एनिमी, एनिमी का मतलब यहां पर क्या हुआ, एलियन एनिमी, अगर एलियन एनिमी के साथ में कोई भी एग्रीमेंट हुआ तो वो भी पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में होगा। स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन, स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन का मतलब क्या होता है, अगर कोर्ट में कोई प्रोसीडिंग चल रही है, उस प्रोसीडिंग में अगर हम कोई भी इंटरफेयर कर रहे हैं या उस प्रोसीडिंग को किसी भी तरीके से गलत तरीके से इफेक्ट डाल रहे हैं, तो उसको बोला जाता है स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन। स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन के भी एग्रीमेंट वॉइड होंगे। मेंटेनेंस एंड चैम्पार्टी, मेंटेनेंस एंड चैम्पार्टी का मतलब अगर किसी को सूट फाइल करने के लिए हम फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहे हैं, अगर किसी को सूट फाइल करने के लिए हम फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं और बदले में उससे कुछ डिमांड कर रहे हैं और वो डिमांड काफी ज्यादा है, शेयरिंग की डिमांड है। शेयरिंग का मतलब तुम्हें 1 लाख रुपए का कॉम्पनसेशन मिलेगा, 50,000 तुम रख लेना, 50,000 मुझे दे देना, दिस इज कॉल्ड चैम्पार्टी। और चैम्पार्टी बेटा वैलिड नहीं है, ठीक, लेकिन इंडिया में ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है कि किसी के पास सूट फाइल करने के पैसे ना हो, कोर्ट की फीस देने के पैसे ना हो, वकील को पैसे देने के लिए ना हो, तो उस केस में क्या उसकी मदद नहीं कर सकते? बिल्कुल मदद करिए, मदद करने में बुराई नहीं है। इंग्लिश लॉ के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो आप मदद भी नहीं कर सकते, लेकिन इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग आप हेल्प कर सकते हैं, लेकिन उससे आप शेयरिंग की डिमांड नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप थोड़ा बहुत उससे रिटर्न मांग रहे हो, थोड़ा बहुत इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो, भाई उससे कह रहे हो कि हमें उतना इंटरेस्ट दे दो जितना बैंक देती है। भाई हम तुम्हारे ऊपर पैसा खर्चा कर रहे हैं, कोर्ट में केस पता नहीं कब तक चले, हम तुम्हें पैसा दे रहे हैं, तुम एक काम करना कि अगर मैं एफडी करवाता तो एफडी पे जितना इंटरेस्ट हमको मिलता तुम उतना इंटरेस्ट मेरे को दे देना। ये वैलिड है, इसको बोला जाएगा मेंटेनेंस। तो इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग मेंटेनेंस वैलिड है, आप दूसरे की हेल्प कर सकते हो और फाइलिंग सूट, उससे रिवॉर्ड भी ले सकते हो, लेकिन वो रीजनेबल होना चाहिए। लेकिन अगर उससे शेयरिंग कर रहे हो, उसको मोटिवेट कर रहे हो, तुम केस फाइल करो, कॉम्पनसेशन लो, आपस में हम लोग शेयर करेंगे, तो वहां पर उसको चैम्पार्टी माना जाएगा, चैम्पार्टी वैलिड नहीं होता है। रिस्ट्रेन ऑफ पर्सनल लिबर्टी, पर्सनल लिबर्टी बेटा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हम लोगों को फ्रीडम देता है। तो अगर किसी की पर्सनल लिबर्टी के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन लगाता है, कोई भी ऐसा एग्रीमेंट
जो किसी की पर्सनल लिबर्टी को रिस्ट्रेन करता है, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाता है, तो वो एग्रीमेंट भी पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में माना जाएगा। इंटरफेयरिंग विद द कोर्स ऑफ जस्टिस, अगर कोर्ट कोई जस्टिस कर रही है, उसमें कोई भी इंटरफेयर कर रहे हैं, जो विटनेस है उसको आने नहीं दे रहे हैं, विटनेस को पैसे देने का प्रॉमिस कर रहे हैं, जज को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, ये सारी चीजें आएंगी इसमें। क्रिएटिंग मोनोपोली, मोनोपोली को पूरी तरीके से प्रोहिबिट किया गया है, मोनोपोली को पूरी तरीके से प्रोहिबिट किया गया, ये तो आपको पता ही होगा। कंपटीशन हमेशा मार्केट के लिए जरूरी होता है। मोनोपोली क्या करती है? कंपटीशन को रिड्यूस करती है, कंपटीशन के ऊपर एडवर्स इफेक्ट डालती है। तो सिचुएशन में अगर मोनोपोली को क्रिएट करने के लिए कोई भी एग्रीमेंट हुआ है, तो वो भी पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में माना जाएगा। कोई भी पर्सन पब्लिक ऑफिसेस को और टाइटल को खरीद बेच नहीं सकता। भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री, ये लोग टाइटल तो मिलते हैं, तो क्या कोई आदमी, मेरे को भारत रत्न मिला, क्या मैं उसको बेच सकता हूं? नहीं बेच सकता। किसी के पास कोई पब्लिक ऑफिस है, कोई आईएएस ऑफिसर है, क्या वो अपनी पोजीशन को बेच सकता है? नहीं बेच सकता। ठीक है, तो ये इस तरीके के ट्रांसफर को पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में माना गया। रिस्ट्रेन ऑफ पेरेंटल राइट्स, बिल्कुल देखिए, हर एक के अपनी अपनी ड्यूटीज होती हैं, हर एक के अपने अपने राइट्स होते हैं, तो उसी तरीके से अगर पेरेंटल राइट्स हैं और उनके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन लगाई जा रही है, तो ऐसा एग्रीमेंट भी पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में माना जाएगा। ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट, ब्रोकरेज, अगर मैरिज को लेकर के ब्रोकरेज में कोई रिवॉर्ड मांग रहे हैं, जैसे एक मान लीजिए कि कोई ब्रोकर है जो शादियां करवाता है, ठीक है, उसने लड़के वालों को बोला कि भाई हम तुम्हें बहुत अच्छे पैसे दिलवाएंगे, बहुत अच्छी लड़की दिलवाएंगे, तुम्हें जितना अमाउंट मिलेगा उसका 10% मेरा। गलत चीज है ना। तो इस तरीके के जो एग्रीमेंट होते हैं, ये भी पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में माने जाते हैं। रिस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जो किसी को कोर्ट में केस करने से रोकता हो, ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जो किसी को कोर्ट में प्रोसीड करने से रोकता हो, ऐसा एग्रीमेंट भी पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में होगा। इसका एक एक्सेप्शन है बेटा, याद रखिएगा, आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, ये इसका एक्सेप्शन है। आर्बिट्रेशन का मतलब क्या होता है? आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट, यानी कोर्ट के बाहर मैटर को सेटल करना। तो आर्बिट्रेशन अगर एग्रीमेंट है तो ये वैलिड होगा, ठीक है। इसके अलावा कोई भी एग्रीमेंट होगा वो वॉइड होगा। हाँ, तो अब देखते हैं। अब देखिए, कुछ कुछ ऐसे एग्रीमेंट हैं जिनको एक्सप्रेसली डिक्लेयर किया है, लॉ ने डिक्लेयर किया है कि भाई अगर इस तरीके के एग्रीमेंट करोगे तो वो पूरी तरीके से वॉइड होंगे। देखिए, एग्रीमेंट बाय इनकॉम्पिटेंट पार्टीज, अगर इनकॉम्पिटेंट पार्टीज है, एग्रीमेंट मेड अंडर अ म्यूचुअल मिस्टेक ऑफ फैक्ट, बायलैटरल मिस्टेक, अभी मैंने आपको बताया, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, एग्रीमेंट द मीनिंग ऑफ विच इज नॉट सर्टेन, तो ये सारे के सारे एग्रीमेंट वॉइड होंगे। agreement in restraint of trade, reciprocal promise to do things legal and also illegal, agreements the consideration or object which is unlawful, agreement made without consideration, agreement by way of wager, agreement in restraint of trade, agreement restraint of trade सॉरी, ये दो बार हो गया। ठीक है, यहाँ पर रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज होना चाहिए था एग्जैक्टली। एग्रीमेंट कॉन्टीजेंट ऑन इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट के लिए कोई भी एग्रीमेंट किया गया तो पूरी तरीके से वॉइड होगा। इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर, वेजर का मतलब क्या होता है? बेटिंग करना। अगर दो लोगों ने मैच के ऊपर कोई भी बेटिंग करी है तो वो एग्रीमेंट पूरी तरीके से वॉइड होगा। इसके कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो मैं आपको फटाफट से रिकॉल कराता हूं। देखो, इंडिया में गुजरात और महाराष्ट्र, ये दो ऐसे स्टेट है जहां पर वेजरिंग एग्रीमेंट को इलीगल डिक्लेयर किया गया है। बाकी पूरे देश में वेजरिंग एग्रीमेंट्स आर वॉइड एग्रीमेंट। वॉइड और इलीगल में फर्क होता है ना, पहले वाली यूनिट में और पहले वाले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा। दूसरा, ये स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वेजरिंग एग्रीमेंट को इलीगल करते हैं या वॉइड करते हैं, और या वैलिड भी कर सकते हैं। जैसे लॉटरी है, तो लॉटरी वैसे वेजरिंग है, अब कुछ कुछ स्टेट्स में चलती है, तो ये स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन वेजरिंग एग्रीमेंट क्या होते हैं? वेजरिंग एग्रीमेंट फ्यूचर के अनसर्टेन इवेंट के हैपनिंग और नॉन हैपनिंग के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है, पूरी तरीके से, और ये वॉइड होते हैं। ठीक। तो देखिए एक बार, तो ये सारे पॉइंट्स हम लोगों ने कवर अप किए। देखिए, consequences of agreement expressly declared void, agreement expressly declared void illegal by the contract act, void ab initio। तो अगर आपने ऐसा कोई भी एग्रीमेंट किया है जिसको एक्सप्रेसली void डिक्लेयर किया गया है तो वो क्या होगा? void ab initio।
नेक्स्ट टर्न, सॉरी लास्ट टर्न पे हम लोगों ने ये क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए थे, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन तो हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्ट एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एट 1872। मुझे लग रहा है मेरी जो पास वाली नजदीक वाली आंखें होती है ना, वो वीक हो रही है बहुत जल्दी। आपको मैं चश्मा लगा करके मिलूंगा, अभी थोड़ा सा दूर से पढ़ना पड़ रहा है। एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्ट एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एट 1872 गिविंग रीजंस। एक बार देख लेते हैं। एक्स एक्स एज 16 ईयर, अब पहले ही वर्ड में लिखा हुआ है 16 ईयर, तो इसका मतलब क्या हो गया, माइनर है, ठीक है। बोरोड अ लोन ऑफ ₹50,000 फॉर हिज पर्सनल पर्पस, ये तो बेटा की पॉइंट लग रहा है, ठीक है। पर्सनल पर्पस, फ्यू मंथ्स लेटर ही हैड बिकम मेजर, अब कुछ महीने के बाद में वो मेजर हो गया। एंड कुड नॉट पे बैक द अमाउंट बोरोड ऑन ड्यू डेट, अब वो ड्यू डेट में पैसे भी नहीं दे पाया। द लेंडर वांट्स टू फाइल अ सूट अगेंस्ट एक्स, क्वेश्चन समझ में आया। एक्स ने क्या किया, जब 16 साल का था तो उसने 50,000 रुपए उधार लिए अपने पर्सनल पर्पस के लिए, ठीक। कुछ महीने के बाद जब वो मेजर हो गया, उसके बाद में वो अमाउंट को पे नहीं कर पाया, जो भी उधार लिया था उसको वापस नहीं कर पाया ड्यू डेट पे। अब लेंडर उसके ऊपर सूट फाइल करने चाह रहा है, क्योंकि अब तो वो मेजर हो चुका है ना, अब उसके ऊपर सूट फाइल करना चाह रहा है। तो अब आपको ये बताना है कि क्या यहां पर ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। तो सबसे पहले यहां पर देखो, अब क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में जब यहां पर एक ही क्वेश्चन में तीन चीजें दी गई हैं, सबसे पहले तो माइनर वाला हो गया, दूसरा पर्सनल पर्पस हो गया, ये भी दिया हुआ है, और तीसरा वो मेजर भी हो गया। तो इसका मतलब एग्जामिनर आपसे 3 पॉइंट पूछना चाह रहा है। कौन कौन से पॉइंट पूछना चाह रहा है, सबसे पहले तो वो माइनर के केस में इफेक्ट क्या होगा, वॉइड एब इनिशियो होगा। पर्सनल पर्पस के लिए लिए, पर्सनल पर्पस के लिए लिए तो इसका मतलब नेसेसिटी के लिए नहीं लिए। हम लोग ने क्या पढ़ा था कि अगर नेसेसिटी के लिए लेता है तो फिर उसकी प्रॉपर्टी पर से रिकवर कर सकता है, लेकिन यहाँ तो पर्सनल पर्पस के लिए ले रहा है और पर्सनल पर्पस और नेसेसिटी बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। तीसरा, अब वो मेजर भी हो गया, तो इसका मतलब एक हम लोगों ने रेटिफिकेशन भी तो पढ़ा था कि क्या माइनर ने ड्यूरिंग द माइनॉरिटी कोई भी लोन लिया है तो क्या मेजर होने के बाद में उसको रेटिफाई कर सकता है, नहीं कर सकता। तो देखिए यहां पर यही पॉइंट्स आपको मेंशन करने हैं, ठीक है। देखिए तो एज पर सेक्शन 11 इन सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अ माइनर इज नॉट कॉम्पिटेंट, सीधे सीधे आपने लिखा माइनर इज नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट एनी कॉन्ट्रैक्ट विद और बाय माइनर इज वॉइड एब इनिशियो। बेटा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट मत लिख देना, मैं बार बार बोल रहा हूं, वॉइड एब इनिशियो, ठीक। अब अ कॉन्ट्रैक्ट दैट इज वॉइड डज नॉट बिकम वैलिड इवन इफ द माइनर अटेन्स मेजोरिटी। तो देखा रेटिफिकेशन वाला पॉइंट आ गया। तो देखिए जो पूछ रहा है आपको बताना तो बेटा वही पड़ेगा। अगर आप इसमें चाहते तो केवल ये वाला पैराग्राफ भी लिख देते, ये वाला ना लिखते, लेकिन फिर पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर उसने ये पॉइंट दिया है तो इसका मतलब बेटा वो आपसे पूछना चाह रहा है। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि और आप बताओ क्या नाम है आपका, कहां से आ रहे हो, आपने अपना नाम बताया लेकिन ये नहीं बताया कि आप कहां से आ रहे हो, तो क्या आंसर कंप्लीट माना जाएगा, नहीं ना। जो भी वो पूछ रहा है, जो भी सिचुएशन उसने कहानी में दी है, आपको हर एक पॉइंट को देख करके हर एक पॉइंट का आंसर देना पड़ेगा। और ये तो बेटा इतना दिमाग तो आपको लगाना पड़ेगा। इसी वजह से मैं कहता हूं क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन पढ़ने में जो आप टाइम लगाते हो ना, वो टाइम वेस्ट करना नहीं होता है बेटा। जब आपको सही क्वेश्चन पता होगा, जब आपको यह बात पता होगी कि सामने वाला पूछ क्या रहा है, तभी तो हम उसको वो जवाब दे पाएंगे ना। तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ता है, ऐसे ही देखना पड़ता है कि उसने जो जो पॉइंट्स दिए हैं क्या उससे रिलेटेड हमने कोई प्रोविजन पढ़ा है क्या उस क्वेश्चन में, उस केस में जो जो पॉइंट्स दिए हैं क्या उन पॉइंट से रिलेटेड हमने कोई प्रोविजन पढ़ा है। तो अगर प्रोविजन है, प्रोविजन हमने पढ़ा हुआ है, क्योंकि पढ़ के तो हम लोग सब कुछ जा रहे हैं, तो अगर हमने कहीं पर वो प्रोविजन पढ़ा है तो इसका मतलब वो आपसे वो प्रोविजन पूछना चाह रहा है। तो इस वजह से वो बताना जरूरी है अगर आपको पूरे मार्क्स लाने। अगर आप चाहो तो मत बताओ, ये केवल डिसीजन दे दो, फैक्ट बता दो और ये वाला प्रोविजन लिख दो, वो भी आपका आंसर सही होगा। लेकिन होगा क्या, 4 में से 2 मिलेंगे। अभी तो ये होता है कि सर 90 नंबर का अटेम्प्ट करके आए, 80 नंबर का अटेम्प्ट करके आए, 40 आ रहे हैं, 35 आ रहे हैं, 45 आ रहे हैं, कैसे मार्क्स कम हो रहे हैं, इन्हीं वजह से कम होते हैं। आई होप मेरी बात आपको समझ में आई होगी और आपने नोट डाउन भी उसको किया होगा। देखिए तो ratification by the minor on attaining majority is not allowed because of the original contract never had legal existence। अब फिर देखिए
under section 68 the lender might to be able to recover necessaries but only if the loan was for necessaries. तो यहां पर necessity वाला पॉइंट भी बता दिया. generally means essential suited to the minor's condition in life. necessity का मतलब necessity, जरूरत की चीजें, and only from the minor's property, और minor की प्रॉपर्टी पर से ही वो रिकवर किया जा सकता है. इन गिवन केस, अब केस में क्या था, केस में माइनर था 16 साल का, ठीक है, उसने पर्सनल पर्पस के लिए लिया. तो जो जो इंपॉर्टेंट लाइन थी जिनको देख करके आपने प्रोविजन के बारे में पता लगाया, तो वो सारी चीजें आपने फैक्ट में लिख दी. लास्ट में देयरफॉर द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड एब इनिशियो, द लेंडर हैज नो लीगल रेमेडी टू इन्फोर्स द कॉन्ट्रैक्ट वंस एक्स बिकम मेजर. तो अब वो मेजर हो भी गया है तो भी उसके पास में कोई भी रेमेडी नहीं है. अब देखिए यहां पर कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है. यहां पर कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं, कुछ बच्चे लिख देते हैं लेंडर कैन नॉट स्यू. ठीक है, अब आप यहां पर क्या लिखोगे, लेंडर कैन नॉट स्यू. अब आप अपने एंड से तो सही बता रहे हो कि भाई लेंडर के पास में कोई रेमेडी नहीं है और वो सूट फाइल नहीं कर सकता. बस बेटा यही तो गलती है, ये लाइन आप यूज नहीं करोगे. ऐसा कहां पर लिखा हुआ है कि हम सूट कर नहीं सकते? सूट तो फाइल कर सकते हैं, डिपेंड करता है हारेंगे कि जीतेंगे, रेमेडी मिलेगी या नहीं मिलेगी. तो आपको ये नहीं लिखना है कि सूट, भाई सूट तो फाइल कर ही सकते हैं. सूट फाइल करने में क्या, कोर्ट की फीस जमा करेंगे, वकील को हायर करेंगे, और कोई भी आदमी मना भी नहीं करेगा, वकील भी मना नहीं करेगा मत करो सूट फाइल, उसको तो फीस मिल रही है. तो ये लाइन आप ना मत लिखना कभी भी कि लेंडर या कोई भी ही और शी, मोहन, रोहन, कुछ भी कैन नॉट स्यू. सूट तो बेटा किसी भी मैटर में फाइल हो सकता है, भले ही वो रिजेक्ट हो जाए या आप हार जाओ, लेकिन सूट तो हम फाइल कर सकते हैं ना. तो यहां पर ये लाइन नहीं लिखनी, यहां पर बस लिखना है लेंडर हैज नो, अगर उसने केस किया तो उसको कोई भी रेमेडी नहीं मिलेगी. मेरी बात समझ में आई ना, मेरा कहने का पर्पस क्या है. The fact that X letter becomes major does not change the void nature of the original contract. तो अगर एक बार कोई भी कॉन्ट्रैक्ट void है तो उसको कभी भी रेटिफाई नहीं करवाया जा सकता. ठीक है, तो रेटिफिकेशन पॉसिबल नहीं होता. तो यहाँ पे आपने पूरा रिप्लाई कर दिया. तो अगर ऐसे लिखोगे तो बेटा 4 आउट ऑफ 4. आगे देखो, एक क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया. अब यहाँ पर मैंने 2 क्वेश्चन दिए हैं, एक तो ये, दूसरा ये. ठीक है, इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये वाले क्वेश्चन मिल जाएंगे. 2 क्वेश्चन है. एक ये, अगर ये 2 क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए तो समझ लीजिए कि आपकी तैयारी इस वाली शीट की अच्छी हो गई, इस वाली यूनिट की तैयारी अच्छी हो गई. ठीक है, दोनों मैंने ऐसे क्वेश्चंस दिए हैं कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद में आपके अंदर कॉन्फिडेंस जरूर बिल्ड होगा. तो एक बार इनके आंसर मैंने इसमें नहीं दिए बेटा, ये आपका टेस्ट है, क्योंकि और आप फेस टू फेस तो हो नहीं, तो मैं आपका टेस्ट बैठाल करके लूंगा. तो यही एक टेस्ट है, और ईमानदारी से अगर इस टेस्ट को करो, अगर सीरियस हो अपने एग्जाम्स को लेकर के और रिजल्ट को लेकर के, तो इन दोनों क्वेश्चंस को आप खुद से सॉल्व करना. कमेंट बॉक्स में आप मेंशन भी करना कि आपसे हुआ है या नहीं हुआ. ठीक है, और अगर नहीं हुआ किसी से तो फिर भले ही मेरे को एक स्पेशल क्लास लेनी पड़ी, फिर इन 2 क्वेश्चंस को हम लोग क्लास में सॉल्व करेंगे. लेकिन बताना जरूर कि सॉल्व कर पाए या नहीं कर पाए. जितनी भी अभी तक मैंने आपको बातें बताई हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने के तरीके बताए हैं, अगर सबको अप्लाई करोगे तो 100% सॉल्व करोगे. ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं. आज इस टेस्ट के साथ में इस यूनिट को खत्म करते हैं. तो नेक्स्ट टर्न पर नई यूनिट के साथ में, नए एपिसोड के साथ में आपसे मिलेंगे. तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय, थैंक यू.